प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में। जो आपका होने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनको जरूर पढ़िएगा। सभी सेट्स में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले इंग्लिश का प्रोवाइड करवाया था। अगर जिन बच्चों ने इंग्लिश देखा था तो उनको अच्छी तरह से पता है, इंग्लिश में से बहुत सारे सेट में क्वेश्चंस आए थे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी है कमेंट सेक्शन में। आप इंग्लिश के पेपर में अगर आप जाते हो तो कमेंट सेक्शन में पढ़ना, आपके ही बच्चे ने, आपके ही दोस्तों ने, या फिर जिस भी जिले से हैं वो, उन्होंने कमेंट किया है कि सर हमारे इंग्लिश पेपर में आपके पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। किसी सेट में कुछ एक दो आया होगा तो किसी में बहुत ज़्यादा आया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, रेगुलर जो आपका 9th क्लास का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। और ये जो सॉल्यूशंस मैं दूंगा आपको, ये इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन दे रहा हूँ, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी टेंशन नहीं लेना है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी टेंशन नहीं लेना है। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और फुल सॉल्यूशन देखेंगे, फुल फुल कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, फुल सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। किस चीज की खोज की गई थी इस रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, ये किसकी खोज करने में कामयाब हुआ। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसने जो खोज की थी रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसकी खोज जो इसने की थी वो की थी न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु केंद्रक का जो है इसने खोज किया था। तो यहाँ पे का ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मैं आपको ये बड़े प्रश्नों के जितने भी ये बड़े प्रश्न है ना, इनके देखिए जहाँ पे डायग्राम है वो डायग्राम बताऊंगा, जहाँ पे जो चीज़ है सभी के आंसर्स मैं आपको लिखित रूप में देने वाला हूँ। चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ के मूल तत्व कितने थे। तो जो अकॉर्डिंग टू एसेंट इंडियन फिलोसफर हाउ मेनी वर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मैटर। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर थे 5। आप सभी को याद भी है, उसको पंच तत्व भी बोला जाता है, जिसमें आपकी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और क्या है आपका, और कुछ बचा, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, तो ये आपके पंचभूत तत्व थे जिनको हम जो है अकॉर्डिंग टू एशियंट इंडियन फिलोसफर जो है हम इसको मानते हैं और आज भी ये विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, वायु एक खालिस्तान है। तो वायु जो है ना, ये आपको पता है कि बहुत सारे वायु, केवल अकेला ऑक्सीजन नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे आर्गन हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें मिक्स हैं। और मिक्स मतलब यहाँ पे मिक्स जो डेफिनेशन दिख रही है बस वो मिक्स है, यानी कि मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर है ये। तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरोप्लास्ट जो है आपके पौधों में पाया जाता है और ये मैक्सिमम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके भोजन वगैरह के निर्माण में। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, और साथ ही साथ हरे जो आपका पौधा होता है उसको हरा कलर भी यही देता है। तो कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा हो जाएगा, हरा। ठीक है, तो यहाँ पर ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, ग्रीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर देखिए, रक्त निम्नलिखित में से किस उत्तक का उदाहरण है। तो रक्त जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। ब्लड जो है ये एग्जाम्पल किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयोजी उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक यहाँ नहीं लिखा है तो ये उत्तक भी लिखा है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये संयोजी उत्तक का जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन यानी कनेक्टिव टिश्यू इज द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में नग्न बीज होते हैं। ओपन सीड्स आर प्रेजेंट इन, ओपन सीड्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो आपके किस में होते हैं, टेरिडोफाइट में होते हैं। नहीं, टेरिडोफाइट में नहीं होते हैं, वो आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, यस राइट, जिम्नोस्पर्म में जो है ये होते हैं। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यानी कि आपको जिम्नोस्पर्म जो है राइट करना है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, गाड़ी का ऑडोमीटर मापता है। तो गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है ना, ये सभी बाइकों में या कारों में लगा हुआ होता है। ठीक है, आपने देखा है, बस आपको नाम नहीं पता, आप उसको स्पीडोमीटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो चली गई दूरी है ना उसको मापता है। जहाँ से हम कहीं भी जाते हैं तो उसमें आप देखते हो वहाँ पर उसमें क्या होता है, एक छोटी सी मीटर होती है, उसमें कई जगह 0 0 बने होंगे, कहीं कहीं आपको 1 2 या 4 5 कुछ भी लिखा होगा और बाकी पीछे पीछे जीरो होंगे। तो जो ये चला हुआ डिस्टेंस है इसको मापता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा चली गई दूरी, ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन व्हीकल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बल का मात्रक है। बल का सभी को पता है कि फोर्स का जो यूनिट होता है हमेशा याद रखिएगा न्यूटन होता है, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आगे जा करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज भी करते हैं और रिमेंबर भी नहीं रहते, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बल का हमेशा जो मात्रक होता है वो न्यूटन ही होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ग ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है 8वें प्रश्न का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण है। तो गति का क्या कारण है ये बताना है। द रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू। तो अर्थ जो है ये क्या करता है, मून के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर उसके ऊपर अर्जित करता है, फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह देंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आइए 10वें प्रश्न में, पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है। तो सभी को पता है कि 1/3 जो है हमारे पूरे पृथ्वी पर जल है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 75%। 1/3 को 75% कहते हैं, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। और ये टोटल वाटर का मतलब होता है कि इसमें आपके नदी जल भी शामिल होते हैं, ठीक है। नदी के जल आपके और जलाशय जो भी कुएं के जल हैं उनको भी माना जाता है, ठीक है। आपके कुएं के जल हो गए और उसके कुआं का जो जल तो है ही, और साथ ही साथ आपका जो समुद्री जल है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। समुद्री जल जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से और भी जो जल हैं, ग्लेशियर्स हैं या फिर आइस के वर्क्स हैं, वो सारे के सारे जो भी चीज़ पानी से बनी हुई है और जो वापस पानी बन जाएगी वो सारी चीज़ इसमें शामिल होती है। इसके बाद मृदा अपरदन का कारण है। मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो है मृदा अपनी जगह स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चली जाए, ठीक है। तो मृदा अपरदन का क्या कारण है। वर्षा से भी देखो मृदा आपने देखी है कि यहाँ की मिट्टी वहाँ चली जाती है बह करके। पवन भी जो है रेगिस्तानों में हमारी मिट्टी तो नहीं उड़ा पाएगा क्यों, हमारी मिट्टी जो है ठोस है थोड़ी सी, लेकिन जो रेगिस्तानी एरिया है जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट, अगर आपने देखा होगा राजस्थान है और आपका फिर एक गुजरात में भी है वाइट डेजर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान मेनली है आपका मेन डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पर जो मिट्टी है आपने मूवीज़ में देखी होगी, ये टीले जैसे होते हैं इस तरह के, और देखोगे कि रात भर में ये टीला कहीं और पहुँच करके ऐसा बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसका रीज़न पवन भी होता है। तो ये भी एरोजन ही हुआ एक प्रकार का। बाढ़ अगर फ्लड आ गई तो ऑब्वियस सी बात है वो तो मिट्टी क्या और आदमी क्या और गाड़ी क्या सबको ले जाएगी, तो इससे तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर तीनों सही है तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है, एक वायु प्रदूषक है। वायु को प्रदूषण जो हम कह सकते हैं कि वायु का प्रदूषण कौन करता है इन गैसों में से, ये पूछा है। एयर पोल्यूटेंट इज। तो देखो SO2 भी जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एयर पोल्यूटेंट होता है। NO2 जो है ये भी एयर पोल्यूटेंट होता है। और CO तो है ही, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। CO2 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो एयर पोल्यूटेंट ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये तीनों के तीनों गैसेस जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, ठीक है। तो ओजोन जो लेयर है, तो इसके लेयर के डिप्लेशन के लिए जो है आपका ये सारे के सारे गैसेस जिम्मेदार हैं। इसके बाद आइए आपका यहाँ पे सारे प्रश्न जो थे हमने 12 प्रश्न करे, अगर ये 12 आप MCQ करते हैं एग्जाम में जो आएंगे तो वो 12 नंबर आपको दे देंगे। तो यहाँ से आपको 12 नंबर प्राप्त हुए। आगे देखते हैं हम कितना नंबर और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन सभी को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। पहले 12 प्रश्न जो है आपको 1 अंक के मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रही, और वो भी MCQ फॉर्म में। ये क्लियर हुआ आपको, आपका एग्जाम का पैटर्न, आपका पेपर बता रहा हूँ कि ऐसा पेपर आपका आएगा। सेक्शन बी की बात करते हैं, डू एनी 9 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में केवल आपको 9 प्रश्न करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी में 9 प्रश्न करने हैं। और दिए कितने हैं मैं आपको सारे आंसर्स बताने वाला हूँ। ये बताता हूँ दिए कितने हैं। 9 प्रश्न तो आपको करने हैं। 9 प्रश्न में से आपको दिए कितने हैं, तो देखिए एक प्रश्न पहला, ये प्रश्न हो गया दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसके बाद आपका सातवां, और सातवें में भी और पार्ट है, इसका मतलब आठवां, नौवां, ठीक है। 9वां प्रश्न है। इसके बाद है आपका आगे का देखते हैं। 9 प्रश्न है, ये तो मैंने देखे 9 में से 9 नहीं करना, आपको 12 प्रश्न दिए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ये 12 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और 12 प्रश्नों में से आपको 9 प्रश्न करने होंगे, राइट। देखते हैं आपके पहले आंसर्स को। हम जितने क्वेश्चन हैं मैं बता देंगे लास्ट में जब सॉल्व कर देंगे हम पूरा, तो ये बता दूंगा कि ये जो आपके प्रश्न है। और ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न जो है आपके कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। ईच कैरी 2 मार्क्स। तो यहाँ पर ये जो भी आप प्रश्न करेंगे वो 2 मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। ये 2 मार्क्स के हैं। नीचे आपको दिखाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, जो भी आपको टेंशन लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 20 ग्राम जल को मोल में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जल पूछा है तो जल का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसमें बोला कन्वर्ट 20 ग्राम
ऑफ वाटर इंटू मोल। तो हम 20 ग्राम ऑफ वाटर इंटू मोल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे को H2O जो है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको पता चल गया कि ये दो कंपोनेंट से, दो यौगिकों से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। हमें अगर इसका मोलर मास पता है, मोलर मास का मतलब हो गया आपका जो है परमाणु द्रव्यमान अगर पता है, ठीक है, तो हम जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका मान होता है 1, ठीक है, जो 1 और कितना होता है, ये 1 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी यूनिट आपसे पूछ लेगा कि आप जो है यूनिट बता दो, तो ये आपसे अभी जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 9th में नहीं पूछे जाते हैं, ये 10th में 11th में जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा, तो 11th में सबसे ज़्यादा यूनिट पूछे जाते हैं, 9th में थोड़ा सा कम है, और 10th में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, तो हर लेवल में आपकी ये चीज़ बढ़ती है। हाइड्रोजन में 1 ग्राम पर मोल, बटे में कर दिया तो पर मोल जो है आपका क्या होता है, मोलर मास होता है केवल हाइड्रोजन का 1 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो होता है ना, वो होता है आपका जो, क्योंकि ऑक्सीजन, अच्छा आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कह देंगे 16 ग्राम पर मोल जो है इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि मोलर मास होता है। तो ये जब मेरे पास ये जो हमारे पास कंपाउंड है, हमारे को O भी मिल गया है, O पता है, H पता है, तो इसको जो है इसमें रखते हैं, वही हमारा जो है मोलर मास पहले निकलेगा और फिर हम 20 ग्राम जल का निकाल देंगे, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका H कितने हैं, तो हाइड्रोजन है आपके 2, तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन जो हैं ये आपके 2 हैं, तो मैं कहूँगा H2O का अगर हम करें तो कैसे हो जाएगा, तो H जो है यानी कि मैं कह दूँ, हटा दीजिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं H2O बराबर, ठीक है, तो H2O बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो मैंने लिखा हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता है कि एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, तो 1 होता है। आपने यहाँ से नोट करिए कि एक हाइड्रोजन का मोलर मास जो 1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 गुणा में 1 यानी कि 1 मोलर मास जो था इसको हमने दे दिया और हाइड्रोजन जितने थे उससे गुणा कर दिया। इसी तरह से आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा प्लस का साइन, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है, तो प्लस का साइन। और ऑक्सीजन जो है कितने हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितने हैं, तो ऑक्सीजन मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे केवल 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन जो है 1 ही लिखूंगा। इनटू में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे हम इसके साथ में क्या, आपको जो है ऑक्सीजन का मोलर मास कितना दिया हुआ है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया, 16, तो गुणा में 16 कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको टोटल करिए, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस ये 16 इंटू 1 16 हो गया, टोटल मिला के फिर से देखा मैंने, 18 ग्राम पर मोल जो है मेरे को क्या मिला, इसका द्रव्यमान मिला टोटल वाटर का, ठीक है, अभी वाटर का मिल गया क्योंकि हमने दोनों चीज़ें इसमें वैल्यूज़ को डाल दी। अब मेरे पास 18 ग्राम पर मोल जो है वाटर का क्या है, ये आपका मास, मोलर मास है, और गिवन मास कितना है, तो 20 ग्राम है, आपको गिवन मास है कितना, गिवन या फिर बोलते हैं दिया दिया गया, ठीक है, दिया दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, और जो है यहाँ पे गिवन मास लिखो आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहें, तो ये हमारे को दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है, दोनों के लिए 20 ग्राम दिया है, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखें। अब हमारे को जो है इसका निकालना है, और मोलर मास जो हमने अभी अभी निकाला, ठीक है, मोलर मास कितना निकाला, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मोलर मास ऑफ वाटर निकाला हमने, ठीक है, वाटर कितना है यहाँ पर, तो 18 ग्राम पर मोल हमारे को मिला हुआ है। और जो है इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, मोलर मास की जगह परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान जल का, ठीक है, जल का परमाणु द्रव्यमान, और ये कितना दिया है, 18 ही दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू तो वही चीज़ है ना। अब आपको बस क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या निकालना है, मोल में बदलना है, और मोल में बदलने का तरीका क्या है, तो नंबर्स ऑफ मोल निकाल रहे हैं हम, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर होता है आपका जो भी आपका दिया गया आपका द्रव्यमान जो है, ठीक है, तो दिया गया यानी कि गिवन जो है
दिया गया द्रव्यमान या दिया मास बोल दीजिए, मैं सिंपली लिख दूं दिया मास, जो बोल रहा हूँ हिंदी में लिख लेना, दिया गया द्रव्यमान, और इंग्लिश में लिखो तो गिवन मास अपॉन में, ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर, MMW लिख दिया मैंने शॉर्ट में, यानी कि जल का परमाणु द्रव्यमान। अब लिख दीजिए, तो दिया गया मास कितना है, 20 है, बटे कर दीजिए, हमने अभी द्रव्यमान कितना निकाला, 18, इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको आप डिवाइड करोगे 18 से, तो पहले आप 2 से काट दीजिए, 2 से ही 10 बार में कट जाएगा ये, और ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, और कटेगा नहीं ये, ठीक है ना, इससे ज़्यादा तो कटेगा, 9/10 आ गया। अब 9 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, करके देख लेते हैं डिवाइड, तो इसको यहीं पे डिवाइड कर ले, 10 9 से, तो एक बार गया, 9 आया, बचा एक, फिर पॉइंट लगा, फिर ज़ीरो लगा, फिर 9 से गया, फिर एक, फिर पॉइंट लगा, फिर तो आपका एक एक आएगा, यानी कि 1.1111 आता रहेगा, तो 1.11 लिख देंगे। 1.11 जो है इसका आंसर आ गया, तो हम इसका आंसर लेंगे 1.11 मोल। ठीक है, खाली मोल निकालना था, तो ये मोल निकल गया। क्लियर हुआ? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इस न्यूमेरिकल में। चलिए अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के आंसर को, और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका आंसर हमें बताना है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग द समर? तो ये घड़े का पानी हमारा ठंडा क्यों होता है, ये बताना है। और जो अभी सेक्शन बी देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, इसमें सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको 2 अंक देंगे। ठीक है, और यानी कि आपको 9 प्रश्न करने हैं। टोटल संख्या जो है प्रश्नों की आपको मिलेगी एग्जाम पेपर में, 11 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से आपको मात्र कितने करने हैं, 9 करने हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और हर एक का प्रश्न का जो अंक है वो 2 निर्धारित है। इसका मतलब आप 9 प्रश्न जब इस सेक्शन के कर देंगे, जैसे कि हमने अभी न्यूमेरिकल किया पहला क्वेश्चन, अब दूसरा कर रहे हैं गर्मियों वाला, तो ये टोटल जब 9 प्रश्न कर देंगे तो आपको 18 नंबर इस सेक्शन से मिलेंगे। और पहले आप 12 कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, तो अब 30 हो जाएंगे अगर जैसे ही हम इस सेक्शन को खत्म कर चुके होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिए और इसका आंसर को समझिए पहले, तो रटने से तो आपका काम चलेगा नहीं, इसे समझ लीजिए। चलिए, तो इसको आंसर को नोट करिए। घड़े के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, आपको दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं, जिनसे जो है पानी बाहर निकल सकता है। आप देखते हो घड़े के अंदर पानी डालते हो तो बाहर की सरफेस जो है गीली हो जाती है, तो इतना हल्का छिद्र होता है कि वो बस इतना ही निकलता है कि उसको हिसाब से निकल सके। इस तरह जल घड़े से ऊष्मा लेकर, यानी कि जो भी उसमें ऊष्मा है, गर्मी है, उसको लेकर लगातार जो है वाष्पीकरण होता रहता है, यानी कि इवोपरेट होता रहता है, वो वातावरण में चला जाता है। जो जल बाहर निकलता है वो क्या करता है, वातावरण में घुलता रहता है। और घड़े से ऊष्मा के त्याग के कारण, यानी कि घड़े में जो आपकी ऊष्मा है, यानी कि जो गर्मी है, वो बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण घड़े का जल ठंडा हो जाता है। तो ये इसका आपका हिंदी लैंग्वेज में आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इसको कैसे लिखना है। द अर्थन पोट हैज़ स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस through which water can drain out. In this way, the water evaporates continuously by taking heat from the pot, and due to the release of heat from the earthen pot, यानी घड़े से जो हीट जो है, उसमें जो भी ताप है वो जब रिलीज होती रहती है लगातार, तो वाटर इन द अर्थन पोट गेट्स कूल्ड, और इस तरह से जो है घड़े का पानी जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, हमें ये समझाना है। तो देखिए रासायनिक सूत्र का तात्पर्य समझिए। इसका आंसर होगा रासायनिक सूत्र यौगिकों में उपस्थित संघटकों को दर्शाता है। संघटक मतलब किन किन चीजों से वो मिलकर के बना है। ठीक है, रासायनिक सूत्र किसी यौगिक के बारे में यह बताता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों से कितने कितने परमाणुओं से मिल करके बना है। जैसे आप अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था वाटर का, H2O जो है, इसमें ऑक्सीजन का एक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये संघटक बताता है। संगठन जो होता है ना, किस चीज़ों से मिलकर बना है, ये फॉर्मूले को देख के ही, हमें सूत्र को देख के ही पता चल जाएगा। तो इसके आंसर को अगर इंग्लिश मीडियम में हम बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, तो हम इसको आंसर को इस तरह से लिखेंगे। द केमिकल फॉर्मूला शोज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब संगठन, जो भी उसमें जो भी मौजूद है तत्व, उनकी बात कर रहा है, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। द केमिकल फॉर्मूला टेल्स अबाउट ए कंपाउंड दैट द कंपाउंड इज, मतलब उस यौगिक के बारे में बताता है कि यौगिक इज, यानी कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट के कितने
तत्वों से वो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे मैंने ऊपर बताया H2O का जल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, तो इसमें हैज़ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है केनाल किरणें क्या होती हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए केनाल किरण क्या है, एनोड से उत्पन्न होने वाली, ध्यान रखना एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, उत्पन्न होने वाली धन आवेशित जरूर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती हैं। ठीक है, केनाल किरणें कहलाती हैं। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि 2 नंबर आपको लेना है तो एक लाइन लिखने से तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। इन किरणों की खोज जो है 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। कभी कभी डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू बनता है, किसी भी सेट में पूछा जा सकता है केनाल किरणों की खोज किसने की थी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने की थी। और अगर ये पूछ ले केनाल किरणों की खोज कब की गई थी, तो 1886 में। ऑप्शन आपके मिलेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि आपको लिखना है। और इन्हीं कारण दूसरे अपरमाणु कणों की खोज संभव हो पाई। जब ये केनाल किरणें उत्पन्न हुई थी तो ये केनाल किरणें नहीं, हमें बताया कि दूसरे अपरमाणु कण भी होते हैं, और उन कणों को हम अल्फा बीटा गामा इस तरह से जानते हैं। ठीक है ना, तो बाकी वो रेस हम बाद में बात करेंगे। और बाकी इसको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखिए द पॉजिटिवली चार्ज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज आपको जरूर बताना है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनोड आर कॉल्ड कैनोल रेज। These rays were discovered by Goldstein in 1886. Due to these, the discovery of other subatomic particles became possible. Subatomic, ठीक है, subatomic particles became possible. इसी की वजह से जो subatomic particles जो सर्च किए गए या जो मिले हैं, वो केवल इसी केनाल रे की वजह से जो है कंप्लीट हो पाई, या अन्यथा उसको ढूंढना असंभव होता जब तक केनाल रे ना मिल पाती। तो यहाँ पे 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं? व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? तो इसको क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले हम आंसर बात करें हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली केवल आवश्यक, ध्यान रखिएगा ये चीज लिखना है आपको, आवश्यक पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने जाने देता है। ठीक है, हायर डेंसिटी जो होती है, कंसंट्रेशन जो होती है, उस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये आवश्यक पदार्थों को ही जाने देता है, अनावश्यक पदार्थों को नहीं जाने जाता है, नहीं जाने देता, इसलिए इसको जो है वर्णात्मक परागमज्ञ झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं इसमें आपके इंग्लिश, जो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो इसको बता देता हूँ। इंग्लिश में इस तरह से लिखिए आप इसको, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली अलाउज एसेंशियल, आवश्यक का मतलब हमने बोल दिया एसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक है, पदार्थ, टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन, सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है न्यूरॉन का जो है आपको यहाँ पे क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, तो न्यूरॉन का जब चित्र बनाएंगे तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो आपको ये चित्र तो याद होगा, कई बार बनाया है, कॉपी में होमवर्क किया होगा, तो इस चित्र को आप बना देंगे। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है इस चित्र को बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया चित्र कैसे बनाना है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। बाकी जब आप 10th में आओगे तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि ये क्यों जुड़े रहते हैं, इसका दूसरा सिरा क्या कहलाता है, ये किस तरफ एक दूसरे से पूंछ की तरफ से जुड़े रहते हैं या सिर से सिर जुड़ा रहता है, ये किस तरह की संरचना होती है, हम 10वीं में बात करेंगे। आगे जो है 19वां नंबर, वर्गीकरण के क्या लाभ हैं? जो हमारे 22 तक के हम सारे प्रश्न देखेंगे ना, वो 22 प्रश्नों में से, यानी कि टोटल 11 प्रश्न है, उसमें से हमें 9 ही करने हैं। मैं तो आपको सारे करा रहा हूँ। अब ये देखिए 19वें प्रश्न में आपको अथवा भी मिलेगा। वर्गीकरण के क्या लाभ है, यहाँ पे वर्गीकरण आधा लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे जीव वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। ठीक है, जीव यहाँ पे पहले आपका आ जाएगा जीव। ठीक है, जीव वर्गीकरण के क्या लाभ हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में देखिए समझ जाएंगे आप। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जीव होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें बताना है। इसी के और ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जल स्थल चर और सरीसृप में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। चलिए अब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को हम कैरी करते हैं ताकि आपका समय बचे और याद भी हो। सबसे पहला
देखिए ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी तक हम 2 अंक के प्रश्न देख रहे हैं। तो 2 अंक के प्रश्न में कम से कम आपको 2 वर्गीकरण लिखने हैं। मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा ताकि आपको जो ईज़ी लगता है उसको याद करें, ठीक है? लेकिन आप चारों याद करें। अगर ये आगे 3 नंबर में पूछ लेगा तो 3 लिखने पड़ेंगे, अगर 4 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन को तो 4 लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्गीकरण के क्या लाभ है? तो जीवों के वर्गीकरण का क्या लाभ है? यहाँ पे मैंने लिखा था जीवों के वर्गीकरण का क्या लाभ है? तो जीवों को वर्गीकृत करने के लाभ निम्न प्रकार हैं। वर्गीकरण जीवों की पहचान को सुगम बनाता है। सबसे पहले क्या है, ईजी हो जाता है उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जो है जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध जो है, उनके बीच में जो भी संबंधित संबंध है, या फिर बोल सकते हो दोनों जीवों के बीच में जो जितने भी समूह विद्यमान है उनके बीच में क्या संबंध है, उसको स्थापित करने में जो है ये मदद भी करता है, ठीक है? उसके अलावा और भी हम इसमें लिख सकते हैं, जीवों के विकासवादी इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है। और कुछ जंतुओं का अध्ययन करके, यानी कि ये जीवों के विकासवादी है, जीव कैसे विकसित हुए होंगे, कहाँ जन्म हुआ होगा, कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे, सारे चीज़ अध्ययन करके ये जो है हमारे को अध्ययन करने में मदद करता है। तभी तो हमें पता चला है कि डायनासोर्स कब होते थे, कितने बड़े होते थे, ये सारी चीज़ें। हालांकि उस समय तो मनुष्य थे ही नहीं, वो तो जानवर राज था। तो इस तरह से हमने जो है अवशेषों से प्राप्त किया, जीवों के वर्गीकरण से प्राप्त किया। और कुछ जंतुओं का, जैसे कुछ भी जंतु हम अध्ययन करते हैं तो उनका केवल कुछ जंतुओं के अध्ययन से उनके पूरे समूह की विशेषताओं का पता चल जाता है कि भैया ये चींटी, जो जितनी प्रजाति हैं चींटी, लगभग 11 लाख प्रजातियां हैं चींटी की। अब बताइए उतनी प्रजातियों का अध्ययन तो करना मुश्किल है, स्टडी हर पे एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है। तो ये 2, 4, 5, 10 चींटियों पे एक्सपेरिमेंट करके पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। जैसे कि उनके आँखें पता चल सकती हैं, उनके पैर पता चल सकते हैं कि सभी समूहों में, इस तरह के समूहों में इतने पैर होते हैं। तो इस तरह के आप आंसर लिखेंगे। तो ये 2 नंबर के लिए आपको कम से कम इसमें से 2 से 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझा दी मैंने। अब इसको इंग्लिश में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? एडवांटेज ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म आर, तो क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो अभी मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज़ है। हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? ये भी आपका कई समूहों से जो है ये रिश्ता बनाने के लिए जो है ये आपको मदद देता है। और साथ ही साथ जो है इसमें हम लिख सकते हैं हेल्प्स टू स्टडी द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में जानने में भी ये मदद करता है। बाई स्टडिंग ए फ्यू एनिमल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल ग्रुप कैन बी नोन। यही चीज़ मैंने बताया कि कुछ ही प्रजातियों का अध्ययन करने से पूरे समूह के प्रजातियों का जो है उनका पता चल जाता है। इसी के और पार्ट में आपको ये क्वेश्चन दिया था, जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? जैसे कि आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये वाला आपके इसके और पार्ट में है, जल, स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? तो उसको हम यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसको नीचे देखते हैं। देखिए, जल, स्थल, चर और सरीसृप में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? तो इसका आंसर जो है हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको याद भी रहे और समझ में भी आए। पहला जो हम अंतर लिखेंगे, दे आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर एंड लैंड। एम्फीबियंस जो होते हैं ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ब्रीथ बाई स्किन इन वाटर, और जो ये स्किन जो वाटर में जाते हैं तो ये स्किन से ब्रीथ करते हैं अपने। और दे कैन लिव इन वाटर बट नीड टू कम टू सरफेस टू ब्रीद इन ऑक्सीजन। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो तैरने वाले होते हैं, उनको सांस लेने के लिए, वो भले ही पानी में रहते हैं लेकिन सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, ठीक है? इस तरह से ये क्वेश्चन के आंसर समझ गए होंगे। आपको हिंदी में अभी मैं नीचे बता दूंगा। देयर स्किन इज मोइस्ट एंड सॉफ्ट, तो यहाँ पे बोला है उनके जो स्किन है वो मोइस्ट होती है, नर्म होती है, नमी वाली होती है और सॉफ्ट होती है। और इनके स्किन जो है हार्ड होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स के। आइए नेक्स्ट जो इसका आंसर होगा उसको बात करें। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन इज आइदर थ्रू द लंग्स और द गिल्स, तो ये लंग्स से भी ले लेते हैं सांस और गिल से भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके रेप्टाइल्स में ये केवल लंग्स से ही जो है रेस्पिरेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आइए नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें और भी हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो ईजी लगता है वो आप याद करिए, ठीक है? आपको 2 से 3 डिफरेंस लिखने हैं, जब जितने मार्क्स उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है हमारा फोर्थ जो इसका हम बता सकते हैं डिफरेंस एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, तो एम्फीबियंस जो है कैन जंप, ये जंप कर सकते हैं। और जो है एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं, ये रेप्टाइल्स जो हैं ये मूव बाय जंपिंग, यानी मूव तो होते हैं लेकिन ये जंपिंग से मूव ज़्यादातर होते हैं। और भी अगर बताना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल वगैरह भी हम दे सकते हैं इसमें वैसे। तो देयर डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड थ्रू टैडपोल स्टेज,
इनका टेडपोल स्टेज से जो है डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट नो इंटरमीडिएट स्टेज इन लाइफ साइकिल, इसमें कोई डेवलपमेंट का जो है लाइफ साइकिल नहीं होती है, ठीक है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रहता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए फ्रॉक्स हो गए, टोड हो गया या सलमदर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एम्फीबियंस होते हैं। और जो लिजार्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको हम हिंदी में डिस्कस करना चाहें तो जल स्थलचर और सरीसृप, तो यहाँ पर जो है जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया, ये जल तथा थल में अलग अलग रहते हैं परंतु उभयचर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका और जो हम आंसर बताना चाहें तो एक और पॉइंट बता सकते हैं डिस्कस करके। हम मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ ताकि आप याद कर पाएँ। ये जल में अंडे देते हैं और ये जल से बाहर अंडे देते हैं, प्रजनन जो है इनका जल से बाहर होता है। इनमें गिल्स और फेफड़े दोनों ही श्वसन के कारण होते हैं, ठीक है, और इसमें केवल फेफड़ों द्वारा होता है, जो मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जो है इसका आंसर और क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर और नोट कर सकते हैं आप। इनका हृदय जो है 3 वेशमी होता है, और इनका 3 वेशमी होता है, और लेकिन क्रोकोडाइल में 4 वेशमी होता है, कोष्टक जो होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम बता सकते हैं, बताना चाहें तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया मेंढक टोड है और सोलामेडर है, और इधर कछुआ है, छिपकली है, क्रोकोडाइल है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आ जाइए इधर, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ बस विद ए रोप। इसका रीज़न सीधा सीधा इनर्शिया है। तो इसके आंसर को हम देखते हैं। जब बस की छत पर सामान को रखा जाता है तो जड़त्व के नियम अनुसार सामान अपनी स्थिर अवस्था में जैसा पड़ा रहता है वैसे ही पड़ा रहना चाहता है, लेकिन जब बस चलती है या रुकती है, चलेगी या रुकेगी, तो सामान जो है आगे पीछे होता है, जो कि उसके नियम के खिलाफ है ना। आगे पीछे होता है तो वो आगे या पीछे गिरने की उसकी संभावना बन जाती है, या तो ड्राइवर के सामने गिरेगा या फिर पीछे की तरफ गिरेगा। बस रुकेगी तो आगे जाएगा, बस चलेगी तो पीछे जाएगा, जिस कारण जो है सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है। इसीलिए जो है हम सामान को रस्सी से बांधते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, when the luggage is kept on the roof of the bus, then according to the law of inertia the luggage wants to remain in the stable state, है ना। वो बिल्कुल रेस्ट स्टेबल स्टेट बोलिए, या फिर अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो रेस्ट, द लगेज वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट। तो अगर आप ये पूरा ये स्टेप हटाना चाहो, ये लाइन नहीं लिखना चाहो, आपसे याद नहीं रहता, तो यहाँ पे आप लिख दोगे केवल रेस्ट, ठीक है। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। या तो आप ये पूरा का पूरा ये वर्ड लिखिए, या फिर इस पूरे वर्ड को हटा करके आप सीधा सीधा रेस्ट लिखिए। बट व्हेन द बस स्टार्ट्स और स्टॉप्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लगेज फॉलिंग इन द फ्रंट और द बिहाइंड, ठीक है, या तो सामने गिर जाएगा या तो आगे पीछे गिर जाएगा। तो यहाँ पे ड्यू टू विच द लगेज आर टाइड विद रोप, इसी कारण से जो है रोप से लगेज को बांधा जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना है, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर को हम लिखेंगे, देखिए नोट करिए। जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस वस्तु की शक्ति 1 वाट कहलाती है। जिस वस्तु से जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाएगा तो वह उस वस्तु की 1 वाट शक्ति कहलाएगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड द पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 1 वाट। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। इसको हम आंसर में इस तरह से लिखेंगे, इजी आंसर बता रहा हूँ सारे, आपको आसानी से याद होने वाले। और इस प्रश्न पत्र को बढ़िया से पढ़ लेना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आप लोग जो है इसके आंसर्स को आराम से समझ पाएँ। वायुमंडल में उपस्थित वायु कुचालक है। वायु कुचालक का मतलब क्या होती है, वायु जो है किसी से भी कांटेक्ट करे, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर के वो रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। वायु एक तरह से कुचालक होती है, यानी कि इसमें बिजली नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं कि आग में जाके जल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब वायु जो नॉर्मली है, हम मानते हैं सारी चीज़ें, आप जानते हो वायु तो आग के उस साइड खड़े हो तो भी पार होके आ जाती है ना। तो वायु कुचालक है। कुचालक मतलब ये आपका इंसुलेटर है, जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। वायुमंडल में उपस्थित वायु कुचालक है जो वायुमंडल के औसत तापमान को दिन रात व वर्ष भर नियंत्रित करती है। जो भी हमारे को टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए उतना ये मेंटेन करती है। भले ही कभी थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती है, वो लिमिट में है। इसके अंडर ये जितना लिमिट रखना चाहता है वो इसके ऊपर है, आप इसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना आप, ना हम, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई देश, ठीक है। तो जैसे कंबल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि हमें जितनी ठंडक लगती है
तो कंबल उसको क्या करता है, गर्मी में परिवर्तित करता है। अगर हमें गर्मी लगती है तो कंबल को क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमें ठंडी वापस या हवा लगने लग जाती है। उसी ठीक उसी प्रकार वायुमंडल पृथ्वी की सतह की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। जो भी सतह की गर्मी हो बाहर जाने से रोकेगा, और बाहर की गर्मी को अंदर आने से भी रोकता है, और तापमान को अचानक बढ़ने से भी रोकता है। अतः वायुमंडल जो है कंबल की तरह कार्य करता है। स्टोरी समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से आप जो है इसके इंग्लिश में अगर आंसर हम लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 प्रश्न हमने कर लिए। टोटली 11 प्रश्न दिए गए थे, उसमें से हमने 9 प्रश्न कर लिए, 2 अंक के हिसाब से 18 मार्क्स हमारे यहाँ पे आ गए। पहले हमने 12 मार्क्स कर लिए थे, तो इसका मतलब हो गया टोटल हमारे पास 30 मार्क्स हो चुके हैं अभी तक, यहाँ तक सेक्शन बी से। द एयर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इज अ बैड कंडक्टर, जिसको कुचालक बोलते हैं, विच कंट्रोल्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर डे एंड नाइट एंड थ्रू आउट द ईयर, लाइक ए ब्लैंकेट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये कंबल जो है आपको मैंने बताया हिंदी में, इन द सेम वे द एटमोस्फियर प्रिवेंट्स द हीट ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम गोइंग आउट एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग सडनली, हैंस द एटमोस्फियर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। सेक्शन सी की बात करें तो देखिए सेक्शन सी में आपको एनी 5 करने हैं, एनी 5 करने हैं, और आपको मिलेंगे कितने, तो 23 से लेकर के आपको लगभग लगभग कितने मिलेंगे, 29 मिलेंगे। तो 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, और 28 हो गया, 29 हो गया। यानी कि आपको कितने हो गए, 23, 24, 25 और 4, 7 मिलेंगे आपको। 7 में से आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो आपको फिर से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। अब जो ये क्वेश्चंस होंगे ये आपके 3 नंबर के होंगे, और 5 प्रश्न करोगे तो आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ? इस सेक्शन में पहुंच गए आप, समझ में आया? सेक्शन सी में आओगे तो हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, उनमें से 5 प्रश्न करने होंगे और 15 अंक प्राप्त होंगे। जैसे ही आप ये कर लोगे तो 30 आपने पहले कर लिया है, ये जोड़ करके 45 अंक प्राप्त कर चुके होगे जब आपका सी सेक्शन खत्म हो चुका होगा। और इसके सारे क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो 45 अंक आपके फिक्स हो जाते हैं। इसमें जो है आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुप्रमाणिक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसको आंसर को इस तरह से लिखेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर को हम लिख लेते हैं। देखिए, जब एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब परमाणुओं का एक समूह बन जाता है। भाई जितने परमाणु मिलेंगे तो उनका क्या, झुंड बन जाएगा, जिसको हम समूह बोलते हैं शुद्ध भाषा में, जिसे बहुपरमाणु कहते हैं। जो झुंड है उसको, अब एक परमाणु था तो एक परमाणु से 2 हुआ, और जब ज्यादा हो जाते हैं तो उनको बहु बोलते हैं, बहु, है ना, बहु लगा देते हैं तो बहु परमाणु हो गया। और जब इस बहु परमाणु पर कोई आवेश, यानी कि आवेश, ध्यान रखना आवेश, ठीक है, बहु परमाणु पर आवेश अगर आ जाता है, वो चाहे आवेश आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आवेश का मतलब समझ गए ना, आपके पास चार्ज जो बोलते हैं, बैटरी पे चार्ज, आपके बालों पे जो चार्ज होता है, आप थोड़ा बाल घिसते हो पेन से, फिर आप देखते हो उसमें पेपर चिपक जाते हैं, आपने खूब खेला है क्लासेस में, तो उसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। या अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो नेगेटिव वाली चीज़ों को खींच लेगा आपका बाल, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाली चीज़ों को खींच लेगा अपने पास। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, आपके अंदर किस तरह का ब्लड है, क्या है, बहुत सारे इसके पीछे फोनोमेना है। तो बस आपको समझ में आ गया। उसमें आवेश जब बहुपरमाणु तो है भाई, बहुत सारे मिलके परमाणु क्या बने, बहुपरमाणु, और जब बहुपरमाणु पे क्या आ गया, कोई आवेश आ गया, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो ये बहुपरमाणु का आयन बन जाता है, आयन बन जाता है। अब इस पे क्या है, आयन बन गया, तो आयन में या तो ऋणात्मक आवेश होता है या धनात्मक आवेश होता है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, और इस पर ऋणात्मक आयन होता है। यानी कि जब हम हाइड्रोक्साइड आयन को लिखते हैं तो आपने ये वाला एक आयन जरूर देखा होगा किताबों में, और जरूर 100% बता रहा हूँ श्योर, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि ये OH देखने को मिलता है, उसके ऊपर एक ये नकारात्मक सा चिन्ह बना रहता है। तो ये है आपका वो आयन जिसको हम डेफिनेशन से प्रोवाइड कर रहे थे, सही कर रहे थे। समझ में आ गया? बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, जो बहुत सारे परमाणु से बना होता है और उस पर कोई ना कोई एक आवेश हो। ठीक है, और वो आवेश चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यानी कि कोई भी चार्ज हो उस पर। क्लियर है? आवेश का मतलब हो गया चार्ज, और जैसे ही चार्ज आ जाएगा तो ये आयन बन जाएगा। अरे ये केवल OH रहता तो ये क्या बोलता है, ये होता आपका केवल बहुपरमाणुक। ठीक है, और इसी पे जैसे ही इस पे आवेश आया, यानी कि इस पे नेगेटिव जैसे ही लगा, ये तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा, Na पे आपका नेगेटिव लग जाता है, पॉजिटिव भी लग जाता है। तो ये देखते हैं कि इस किस पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जिस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो आयन कहला जाएगा। बहुपरमाणुक तो बन गया था क्योंकि उसमें बहुत सारे परमाणु मिले थे। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के
इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे अगर हम लिखना चाहें तो इंग्लिश में देखिए इसको आंसर को बहुत ही सिंपल वर्ड है और जैसा आपसे पूछा गया वैसे ही हमें इसका आंसर देना है। व्हेन वन और मोर एटम जॉइन टुगेदर देन ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड पोली एटम। ठीक है, पोली एटम। एंड व्हेन एनी चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस पॉली एटम, अब जब भी इस पे कोई चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्ज यानी कि आवेश जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आयन में तब्दील हो जाएगा। पॉली एटॉमिक तो पहले से ही था, ठीक है, पॉली एटॉमिक तो पहले से ही था, आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अब उसके साथ आयन जुड़ गया तो पॉली एटॉमिक आयन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ओ एच आयन। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। बहुत सारे अंतर हैं, टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ, पढ़ पढ़ के जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी वहाँ समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। पहले तो इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर्स और जो है आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसके अलावा और मैं बताना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ इसमें आंसर, ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर ये 3 नंबर का है तो कम से कम आपको इससे एक ज़्यादा पॉइंट मान के चलिए कि 4 लिखने हैं। ठीक है, 3 लिख देते हो तो ये एनफ है, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन मान लो एक में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, गलत लिख दिया, कुछ भी हो गया, तो 4 लिखोगे तो क्या होगा, आपका एग्जामिनर ने एक काटेगा लेकिन 3 को सही कर देगा। तो 1 पॉइंट का 1 नंबर, दूसरे पॉइंट का 2 नंबर, तीसरे पॉइंट का 3 नंबर। तीसरा ही गलत हो गया तो कट गए आपके, फिर बचा 2 ही। तो अगर चौथा लिखा होता तो एग्जामिनर चौथा भी चेक कर लेता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखिए। तो ये यूनिफॉर्म होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, और जो है यहाँ पर जो है इसका एक ही फेज़ होता है। ठीक है, इसका एक ही स्तर होता है और इसके मोर देन जो है आपके 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं फेजेस। ठीक है, और जो है इसमें इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, यानी कि हम इसको जो है छान नहीं सकते हैं, है ना, छान के मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम जो है सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, यानी कि इसको अलग अलग कर सकते हैं। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि, और ये जो है आपका होता है, और ये जो इसमें होमो वर्ड है वो होता है इसका मतलब कुछ, और यहाँ पर जो है हिट्रो वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, ये चीज़ आपने एक अंतर बता दी होमो का और इसका। एग्जाम्पल की बात करें तो एयर, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ये क्या है, सारे के सारे आपके। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो सैंड और वाटर में से आप वाटर को भी अलग कर सकते हैं और सैंड अलग हो जाएगा। आपको पता है, ये पानी में मिट्टी घोल दो और घोल करके थोड़ी देर वो बर्तन छोड़ दो, सारा मिट्टी जो है धीरे 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 नीचे जम जाएगा। लेकिन आप एयर में कुछ घोल दो वो नहीं मिलेगा, यानी कि आप सोचो कि सेंट छिड़क दो एयर में आपके कमरे में और सोचो कि उसमें से मैं वो सेंट को निकाल दूँ, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल हो, पानी में एल्कोहल डाल दिया जाए तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, एल्कोहल और वाटर जो है अलग नहीं होगा। और इसके अलावा जो है शुगर एंड वाटर होता है। ठीक है, आपका चीनी का पानी जो शरबत नींबू पानी आप बनाते हो, शुगर वाटर बोल सकते हो, तो ये भी जो है आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका नमक का घोल भी आप सॉल्ट वाटर भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। शुगर और वाटर मिल जाएं, घुल जाएं, तो आप इसको देखोगे कि चीनी गायब हो गया। अब चीनी गायब हो गई तो चीनी को निकालोगे कैसे, नमक गायब हो जाता है, नमक को निकालोगे कैसे, तो ये हो गया आपका सेपरेट करना, इनको पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम इसके, अगर हिंदी में हम बात करें इसके सॉल्यूशन को तो हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, एक आपका सममांगी जिसको होमोजीनियस बोला जाता है, विषमांगी इसको हेट्रोजीनियस बोला जाता है। इसका संगठन जो है समान होता है, इसका संगठन असमान होता है, यही बात मैंने आपको बताई थी। इसमें जो है विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज नहीं है कि हाँ भैया आप इसको साफ मतलब अलग अलग कर लो, जैसे कि जल में चीनी है, जल में नमक हो, एल्कोहल में जल हो, या डाइस कार्बन डाइसल्फर में सल्फर आदि को आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो है आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे जल में तेल मिला दो तो तेल अलग हो जाता है, आप देखते हो। चीनी तथा नमक मिला दो तो ये भी दोनों चीज़ें अलग हो सकती हैं, छान करके हो सकती हैं। ठीक है ना, चीनी का मोटा होगा दाना, इसका नमक का पतला होगा। बालू रेत और नमक जो है बालू रेत तथा नमक ये तो बता ही दिया, बालू रेत जो है पानी के साथ घुलाओगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें थर्ड पॉइंट जो है हमको जरूर लिखना है, ताकि हमारा जो एग्जामिनर एक भी नंबर ना काटे। इसके अवयवों को आसानी से देखा, देखो मैंने एग्जाम्पल इसी में लिख दिया, इसमें फोर्थ पॉइंट है, उदाहरण जो है आपका तीसरा पॉइंट बन गया। उदाहरण दिया तो ये तीसरा पॉइंट है, और जो आपने नीचे लिखा है ये चौथा पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आपने 3 ही लिखा, आपका 4 हो गया, ये आपको अलग से लिख देना है। ठीक है, ये इसमें उदाहरण साथ में लिखा है, आपको अलग लिखना है। इसके बाद आते हैं, इसके जो है देखना संभव नहीं हो पाता, जैसे पानी में आप चीनी घोल देते हो तो उसको देखना संभव नहीं हो पाता, और ये चीज़ें जो हैं इसको इनको घोलोगे तो ये दिख पाते हैं कि भाई तेल भी है इसमें, नमक भी है इसमें, मिट्टी भी है और पानी भी है। इस तरह से हम देख लेते हैं।
यहाँ पर जो है आप कोशिका का कौन सा अंग जो है बिजली घर है और क्यों है, इसका रीज़न क्या है, बहुत आसान से शब्दों में आप बता सकते हैं इसका रीज़न। कि कोशिका का जो घर होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं ना। तो बिजली घर होता है क्योंकि शरीर को अपने सभी कार्यों के लिए ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो है ऊर्जा ना एटीपी के रूप में मिलती है, ध्यान रखना, एटीपी के रूप में मिलती है। इसके अलावा जो है इसको विभिन्न गतिविधियों के लिए जो दैनिक आधार होता है ना, जो भी हम दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, उसके लिए जो ऊर्जा सारी देता है, कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख दूंगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और फिर जो मैंने आपको हिंदी में बताया ना, वही चीज़ यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखी है। तो आप इसके पॉइंट्स को जो है आप हिंदी में भी हिंदी में समझ चुके हैं, इंग्लिश में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ मैंने आपको हिंदी में लिखी है ताकि आप लोगों को जो है कन्फ्यूज़न ना हो। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है, तो जो है ये आवरण बाहरी कवच बन जाता है, ठीक है, बाहरी कवच यानी बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। पौधे को संक्रमण और पानी की कमी से बचाता है। मान लो उसको कोई रोग हो जाए और पानी की कमी हो तो इससे भी ये बचाता है, ठीक है, ये चीज़ है इसमें खासियत। और इसके अलावा जो है ये पौधों की कोशिकाओं में गैस के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया है, क्वेश्चन अगर 3 नंबर का तो कम से कम 4 पॉइंट लिख देना है। यह बाहरी चोट और परजीवी कवक के आक्रमण से भी बचाता है। जैसे कोई मारता है, जैसे गलती से पत्थर फेंका आपने, पौधों को लग गया तो वो पौधे का जो चोट है वो भर जाता है, अगर लग भी गया तो उसको ये भरने का काम कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में जो मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट के बाद में तीसरा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट, इस तरह से आ जाएगा आपका। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है, इसको टेबुलर फॉर्म में बता देंगे, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है, तो इसको तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है, द्रव्यमान इधर है, भार इधर है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप ये अंतर बता सकते हैं, क्या है, भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि। जो आपको पॉइंट याद रहे ना उसी को लिखना, ठीक है। मैं तो आपको ज़्यादा दूंगा ताकि जिस बच्चे का, भाई आपकी कैपेसिटी नहीं है, हो सकता है एक बच्चा तो 5-5 याद कर लेगा, आपसे केवल 3 ही याद हो, और किसी बच्चे से 2 ही याद हो, तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है, हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है मास का दे दिया, दूसरा पॉइंट वेट का दे दिया, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं इसके डिफरेंसेस में। और थर्ड पॉइंट में आप जो है इजी सॉल्यूशंस दूंगा मैं आपको, जो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ दीजिए ये वाला, और भी आप दे सकते हैं, फिफ्थ दे दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। न्यूटन, ऐसा ही यूनिट बता सकते हैं आप, ऐसा यूनिट, इनका केजी होता है, इसका न्यूटन होता है, ये भी पता है। फोर्स का जो न्यूटन होता है भी बताया था मैंने, और वेट का जो है केजी होता है, केजी में आप कुछ भी खरीदते हैं। यहाँ पर जो है एक विद्युत हीटर को जो है शक्ति दी गई है, शक्ति कितनी दी है, 1500 वाट, और 10 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, बस ये हमें बताना है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, देखो आपको सिंपल ही है, ये आपकी शक्ति जो होती है, इसका मतलब होता है कि देखो हमेशा जो है, आपको सीधे सीधे बता दूं, 1 घंटे में, 1 घंटे में कोई भी एक शक्ति जो होती है वो 1 किलोवाट की ऊर्जा जो खर्च करेगी, आपके घर में जो बिजली लगा हुआ है, ऊर्जा खर्च जो होगा वो 1 यूनिट होगा, ठीक है, जिसको हम 1 किलोवाट बोल सकते हैं। 1 घंटे में कितना किलोवाट, किलोवाट आवर, तो 1 घंटे में किलोवाट आवर हो गया। किलोवाट तो कितना खर्च किया, 1 घंटे में, आवर में यहाँ लिख दिया एक, तो 1 घंटे में, अगर 2 लिख दिया तो 2 घंटे में। तो ये हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भैया एक चला होगा, मतलब एक हमने जितने, मतलब 1 वाट का जो है उसको एक 1 घंटे में 1 किलोवाट का कोई भी चीज़ जो है 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। ये सर्च है, रिसर्च है, ये सत्य है, ठीक है, ये हो गया आपका सत्य। यानी कि आप 1000 वाट, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, 1000 वाट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 किलो वाट। 1000 में 1 किलो होता है ना, तो यहाँ पे 1000 की जगह क्या लिखा, किलो, तो यहाँ पे 3 जीरो की जगह लगा दिया किलो, के, और किलो वाट हो गया। अगर मेरे पास 2000 होता तो 2000 को क्या लिखता, 3 जीरो की लगा दूंगा के, और 2000 वाट लिखा होता तो क्या लिख दूंगा, 3 जीरो का अगर लगाया के, तो यहाँ पे 2 के, और डब्लू तो था ही, किलो वाट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना लिखा हुआ है कि 1500 आपका वाट है, ठीक है। हम हमेशा किलोवाट में जो है ऊर्जा खर्च निकालते हैं, ध्यान रखना। ऊर्जा जो उपयोग करने की बात होगी, जब भी ऊर्जा उपयोग करने की, तो हम हमेशा किलोवाट में सोचेंगे निकालने का, हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे वाट है तो इसको किलोवाट में बदलिए, तो किलोवाट का मतलब इन तीनों की जगह क्या लगाएंगे हम, ये, लेकिन इसके साथ तो 5 भी है, तो यहाँ पे ये एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसको हमको भाग क्या करना है, हमको डिवाइड किससे करना है, 1000 से, तो हमारा किलोवाट में बदल जाएगा। के की जगह क्या होता है, 3 जीरो, 3 जीरो से आप भाग दे दीजिए, तो यह आ जाएगा 1.5 किलोवाट, जो क्या दिया है, पावर, पावर यानी कि शक्ति दी गई है, ठीक है, इसकी शक्ति, पावर दी गई है। अब जो है हमारे को 10 घंटे में आवर्स कितने दिए गए हैं,
10 घंटे दिए गए हैं। मैंने बताया कि 1 घंटे 1 घंटे में 1 किलोवाट जाता है, तो यहाँ पर 10 घंटे में कितना किलोवाट जाएगा, 10 से भाई गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, आपको क्या बतानी है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी इसका होता है पी इंटू एच, या पी इंटू, आप इसको लिखते हैं पी इंटू टाइम, शक्ति गुणा में समय, शक्ति गुणा समय यानी कि पावर इंटू टाइम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका ये। तो यहाँ पर टाइम की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर एच जो हावर्स लिखे हैं, यहाँ पर इसको क्या लिखूंगा मैं, समय लिखूंगा, या फिर इसको लिखूंगा इंग्लिश में टाइम लिखूंगा। एच लिख दिया मैंने आपको केवल समझाने के लिए। तो पी आपका है, ये शक्ति है, पी से शक्ति, शक्ति बोलिए या फिर इसको पावर बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर पावर दिया गया है और ये आपके पास में टाइम दिया गया है। तो पावर इंटू टाइम हमको करना है, तो पी हमारे पास में है 1.5, ठीक है। और हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे घंटे में बात हो रही है, अगर ये घंटे में नहीं होता, मिनट में सेकंड में होता, तो हम इसको ज़रूरत नहीं थी चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे ही रख लेते हैं, अगर ये सेकंड में दिया होता। घंटे में अगर नहीं दिया है, सेकंड में दिया है, तो हम इसको घंटे में बनाएंगे, ये याद रखना। अगर इधर वाट दिया है तो, अगर इधर किलो वाट है और इधर घंटा दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, घंटा दिया है, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। एक चीज़, ये चीज़ आपको समझ में आई। जब किलोवाट दिया हो और घंटा दिया हो और ऐसा क्वेश्चन हो, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे। लेकिन के गायब हो, यानी वाट दिया हो और घंटे दिया हो, तो इसको क्या बना देंगे हम, किलोवाट बना देंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर घंटे ना दे करके क्या दिया हो, यहाँ पे सेकंड दे दिया हो, क्या दिया हो, सेकंड दे दिया हो, सेकंड दे दिया हो। अब सेकंड दिया हो तो फिर क्या करेंगे, तो सेकंड को आप क्या करेंगे, घंटे में बनाइए। सेकंड अगर दिया हो तो क्या करोगे, इसको घंटे में बनाओ। ये किलोवाट में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। या फिर ये वाट में है तो ये सेकंड में होना चाहिए, ये अगर ये वाट है तो ये सेकंड में होना चाहिए। बस ये, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, वाट और सेकंड गुणा होगा, और किलोवाट और घंटा गुणा होगा, ऊपर वाला जो मैंने बताया और नीचे वाला। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, 1.5 आ जाएगा ना सीधा सीधा। और कुछ, 10 घंटे में कितना हो जाएगा, तो इंटू कर दीजिए 10, ये आ जाएगा 150, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 150 नहीं 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 15 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो मैंने बता दिया आपको एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो होती है आपकी, ये पावर इंटू टाइम होती है, पी इंटू टी लिखते हैं। या फिर अगर पावर निकालोगे तो एनर्जी अपन में टाइम हो जाएगा, मतलब ऊर्जा बटे में समय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 किलोवाट आवर जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको लैंग्वेज में आपको लिखना होगा थोड़ा सा, बस कुछ नहीं है। तो शक्ति दिया गया, समय दिया गया है, आपने फॉर्मूला लिखा, एनर्जी ई मतलब एनर्जी यानी कि आपका क्या, ऊर्जा, ऊर्जा या एनर्जी लिखोगे, ठीक है। एनर्जी ये हो गया, और इसके नीचे फिर आपका लिखना है पी कितना दिया है 1.5, और इंटू में आवर कितना दिया 10, यहाँ पे हो गया आपका 15 किलो वाट आवर। आंसर इस तरह से आपका इसी लाइन में ये इतना ही लिखना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे 28 के बाद में, जो आपका 29वां प्रश्न है ना, इसकी हम बात करेंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है, मिश्रित मछली यानी कि आपका जो कंपोजिट फिशिंग होती है ना, कल्चर, उससे क्या लाभ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा लाभ होता है इसका। तो ये लाभ जो है निम्न प्रकार से हैं, इसको नोट करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए, इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित, जो इसको आयात करते हैं, उस प्रकार की मछलियां जो एक साथ रह सकती हैं। यह जो है एक ही तंत्र में, एक तालाब अवस्था में बहुत सारी स्पीसीज, मतलब मछलियों के बहुत सारे प्रकार जो है इसमें रह सकते हैं। ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार की प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी कि ये मछलियां जो है ना, एक दूसरे का आहार नहीं खाती हैं, ठीक है। और जो है आहार इनके भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि आहार की प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा का मतलब नहीं है कि ये रोटी खाए, एक मछली रोटी खाएगी तो दूसरी रोटी नहीं खाएगी, वो फिर आटा खाएगी, हो सकता है आटा की लोई खाए, हो सकता है कोई अनाज खाए, तो इस तरह से। और मिश्रित मछली संवर्धन से तालाब प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक आप, ये तालाब है आपका, और इसमें आपने यहाँ पे मान लो आटे की रोटी डाली, यहाँ पे आपने बाजरा डाल दिया, यहाँ पर आपने और कुछ ग्रेन्स डाल दिए, यहाँ पे कुछ और कुछ यहाँ पे, तो जो यहाँ पे मछलियाँ खाएंगी वो अलग होंगी, यहाँ जो खाएंगी वो मछलियाँ अलग होंगी, यहाँ पे जो खाएंगी वो मछलियाँ अलग होंगी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो हर जगह का माल जो है खत्म हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि आहार का प्रयोग किया जा सकता है हर जगह पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर आपको सारी मछलियों का दाना एक ही जगह डाल दो, तो उसमें तो सारे आ जाएंगे एक साथ में, तो उसमें दिक्कत भी होती है। तो थोड़ा थोड़ा दूर डालते हैं तो इससे आसानी होती है। तो इसका नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा आंसर। तो यहाँ पर और भी हम बता सकते हैं इसका आंसर को, जो है इसमें क्या होता है, मिश्रित मछली संवर्धन में जो है तालाब के प्रत्येक भाग का, तो मैंने बता ही दिया। अतः ये मछलियाँ जो है साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार खत्म करती हैं, और इसमें वृद्धि बहुत होती है उस उत्पादन में। उसके अलावा और भी रीजन्स है जिसकी हम बात करें। एडवांटेजेस की बात करूँ तो हम
ये इंग्लिश में लिख लेंगे एडवांटेजेस, तो ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 3 कोई क्वेश्चन करना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों में अंतर क्या होता है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें अंतर बता देना है। इसमें और आपका है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण बताना है, और निलंबर और कोलाइड में अंतर बताना है। तो तीनों क्वेश्चन को नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 अंक के होंगे। 5 गुणा में 3 करोगे तो यहाँ से भी 15 अंक प्राप्त हुए। ऊपर 45 आप ले चुके थे, यानी कि आप यहाँ पर जो है 60 अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर है, इन तीनों आंसर को फटाफट देखते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में जो है आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने आपका हिंदी में हो गया, तो आप आपस में देख सकते हैं, सारा चीज़ लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स में, तो ये सारे के सारे आंसर्स आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है आपका कार्बन और सोडियम के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो वो बता देता हूँ। ये आपका इंग्लिश में और हिंदी में आपके इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको पता ही है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, और सेल्स आपको बांटना सिखाया ही होगा, तो बस उसको लिख देना है। निलंबन और कोलॉइड में क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अंतर को स्पष्ट कर चुका हूँ। और सस्पेंशन और कोलॉइड जो हमको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, तो हमको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ये भी 5 नंबर का यहाँ पे और पार्ट में है। वही क्वेश्चन जो ऊपर मैंने दिखाया था 5 नंबर का, सीधा 5 पॉइंट का है, तो 5 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। तो देखिए 5 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। इस तरह से इसमें भी 5 पॉइंट आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का आंसर हो गया। इसी तरह से 31वां नंबर जो क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है, संक्रामक रोग फैलने की विधियाँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे पादप कोशिका का और जंतु कोशिका में अंतर है। और जो है आप बहुत सारे अंतर है, जो आपको याद हो उसको लिखिएगा, ठीक है, आपको जो समझ में आए। यहाँ पे प्लांट एनिमल सेल में जो अंतर मैंने बताए हैं, आपको कम से कम 5 लिखने हैं, बाकी मैंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसके बाद इसके और पार्ट में संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उसको लिख सकते हैं हमें अब इस तरह से। संक्रामक रोग जो है किस तरह से कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, हवा द्वारा, ये आपका, और प्रत्यक्ष संपर्क से भी हो सकता है, दूषित भोजन से हो सकता है, ठीक है, मच्छरों द्वारा हो सकता है। इंग्लिश में हम और संक्रामक कोई पशु हो तो उसके द्वारा भी हो सकता है। इंग्लिश में जो है थ्रू द ईयर हम लिख सकते हैं इसके आंसर में। और उसके अलावा जो है आप दूसरा थ्रू वाटर भी हो सकता है ये आपका। और भी बता सकते हैं हम, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स जो है आपका शारीरिक संबंध हो उससे हो सकता है। और उसके अलावा जो है आपका वेक्टर से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोनार का पूरा नाम लिख करके आपको बता देना है। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसको होता है, जिसको जिसको हम बोलते हैं ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग से बना हुआ होता है ना। इसका फुल फॉर्म इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ये लिखो वो लिखो, कोई बात नहीं है। और जो है इसकी कार्यविधि मैंने यहाँ पे लिखी है। तो कार्यविधि आपकी इस तरह से इन पॉइंटों के हिसाब से आप बता दोगे। और जो है इसका चित्र जरूर बनाना। नाव या जहाज दिखा देना, पानी की सतह दिखा देना, उसके नीचे 2 छोटे छोटे गोले दिखा देना, और इन गोलों पे जो है एक को संसूचक कह देना और दूसरे को प्रेषित कह देना, ठीक है। नीचे समुद्री जल है, कोई इशू नहीं है। नाव तो आप कैसा ही बना दो, कच्चा पक्का कोई चलेगा। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो ये है आपका वर्किंग कैसे करेगा काम, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर सोनार जो है इस तरह से इसके काम करता है। और इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ सोनार दे दिया है मैंने, कि क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और डायग्राम मैंने आपको बताया था कि डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाया, और ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर लिया। एक भी प्रश्न नहीं छोड़े। प्रश्न पत्र आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे आंसर्स कंप्लीट। और जो है आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।